तो बच्चों मैंने ये आपकी स्क्रीन के सामने रिलेशन लगा दिया है। रिलेशंस के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाएंगे, क्या डेफिनेशन होती है रिलेशन की, तो बच्चों उसको हम लोग यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं। तो बच्चों सबको स्क्रीन आई थिंक विजिबल होगी। मैं एक एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, किसी को भी स्क्रीन ना विजिबल हो या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से अभी तुरंत डिस्कस करें। तो बच्चों हम लोग रिलेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिलेशन आप लोगों ने पहले ही नाम सुना होगा, कभी ना कभी रिलेशन का नाम एनसीईआरटी में देखा ही होगा आपने। लेकिन बच्चों क्या होता है कि मैं आपको बहुत एक अच्छी से बात क्लियर कर दूं, रिलेशन अलग होता है और फंक्शन बच्चों अलग होता है। क्या होता है, बच्चे पढ़ते पढ़ते रिलेशन को एक समझ बैठते हैं, फंक्शन को भी एक समझ बैठते हैं। तो बेटा रिलेशन और फंक्शन दोनों अलग अलग है, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग है। तो बच्चों रिलेशंस जैसा कि नाम से क्लियर है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चों हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। क्या देखते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो बच्चों जैसे आपके सामने एक हेडिंग डली है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पहले आप आराम से समझिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों जैसे बहुत ही अगर हम एक आसान काम लें, एक हमने सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, हर तरह के रिलेशन, हर तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। जैसे कि a1 b1 a2 b2, जैसे आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बिल्कुल बेटा इस तरह से यहाँ पे भी आपको रिलेशन लिखने होगा। तो बेटा a1 b1 के साथ भी हो सकता है, a1 b2 a1 b3 a1 b4। सिमिलरली a2 b2 a2 b3 a2 b4, ऐसे करके सारे रिलेशन है। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बेटा ये जो क्रॉस का सिंबल होता है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही होता है बेटा कार्टेशियन का सिंबल, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसको। और ये एक तरह से आप ये समझिए मल्टीप्लाई की तरह ही ट्रीट करता है। जैसे आप लिखते हैं x कॉमा x प्लस वाई, तो बेटा आप x का x से करते हैं, फिर x स्क्वायर आता है, फिर x का y से करते हैं तो xy आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे ये a1 b1 है और उसके बाद b1 b2 b3 b4 है, तो बेटा इसमें जितने तरह के मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि a1 b1 a2 b2 a3 b3, समझ गए ना, मतलब सारे इसमें पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखा है। और यदि आपको ना समझ में आए तो बेटा आप अपने से कोई दो सेट्स बना लीजिए और उसके आप लिख लीजिए। जैसे 1 2 3 4 आपने ये दो सेट्स बनाए, इसका नाम है A और ये नाम है इसका B। अगर मैं आपसे पूछूं A क्रॉस B क्या होगा, तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सर 1,3 होगा, 1,4 होगा, 2,3 होगा और 2,4 होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो बेटा इस तरह से इसको लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसी को हम लोग कहते हैं सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशंस को बेटा पढ़ने से पहले हमें सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर पता होना चाहिए। और बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगर हम A क्रॉस B कह रहे हैं तो पहला एलिमेंट बच्चों हर बार A का होगा और दूसरा वाला एलिमेंट हर बार B का होगा। और अगर बच्चों अगर हम B क्रॉस A कहें तो बेटा B क्रॉस A क्या होगा, तब आप कहेंगे सर वो पलट जाएगा, पहले B आएगा फिर A आएगा। मतलब पहले आएगा 3,1 3,2, फिर आएगा 4,1 और 4,2। तो मतलब अपने दिमाग में बच्चों ये ना बैठाइएगा कि A क्रॉस B भी सेम होता है और B क्रॉस A भी सेम होता है। तो बेटा A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर अलग है और B क्रॉस A में ऑर्डर्ड पेयर अलग है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेट्स का किस तरह से करते हैं। ठीक है बच्चों, हर बच्चे को ये बात क्लियर होगी। तो बच्चों अगर हम 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करें या 3 बार भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर हमको 3 बार, लेट से मान लो किसी ने लिख दिया कि A क्रॉस B निकालो और फिर से जो रिजल्ट है A क्रॉस B का उसमें A से वापस क्रॉस लो। अगर बेटा हम उसका A से वापस क्रॉस लेंगे तो बेटा हमको फिर से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको भी मैं आपको थोड़ी देर में लिख के दिखाऊंगा। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने अपनी स्क्रीन पे A क्रॉस B निकाला था, कोई हो सकता है मान्यवर आपके पास आ जाए और कह दे A क्रॉस B निकालो, तो आप क्या कहेंगे कि जो A क्रॉस B निकाल चुके हैं उसका फिर से लेंगे क्रॉस। तो A क्या है बेटा, A आपका है 1,2 और A क्रॉस B क्या है बेटा, A क्रॉस B है बेटा 1,3 1,4 2,3 2,4।
अब बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे? आप लिखेंगे पहले 1 का होगा 1,3 से, फिर 1 का होगा 1,1,4 से। इस तरह से बेटा आप लिखते चले जाएंगे और आपके पास कई सारे और भी पेयर्स बन जाएंगे। तो बेटा इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जिसको अभी हम आगे क्वेश्चंस में आपको लिख करके दिखाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर कुछ बातें और समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप ये समझिएगा क्या लिखा है, सब हमारी स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहे, उनको पूरा समझ में आएगा। जैसे लिखा है इफ देयर आर p एलिमेंट in A and Q element in B, then there will be PQ elements in A cross B. If मान लो A का कार्डिनल नंबर A है, B का कार्डिनल नंबर Q है, अगर हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे A क्रॉस B का, तो वो क्या आएगा बच्चों? PQ आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एग्जांपल से समझ लीजिए। तो बच्चों A का कार्डिनल नंबर यहाँ देखो कितना है 2, यहाँ B का कार्डिनल नंबर कितना है बच्चों 2। अगर हमसे पूछा जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B बताओ, तो इसका मतलब छोटा सा ही मतलब है कि आप कार्डिनल नंबर A क्रॉस B का कैसे बताएंगे? A के एलिमेंट कितने हैं 2, B के एलिमेंट कितने हैं 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यानी कि A क्रॉस B में कितने पेयर्स होंगे 4 पेयर्स होंगे। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमको कार्डिनल नंबर डायरेक्टली निकालना है A क्रॉस B का, तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास कार्डिनल नंबर सीधा सीधा निकल करके आ जाएगा A क्रॉस B का। तो बच्चों ये बात सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगी सबको। उसके बाद बच्चों जैसे मैंने आपके सामने एक दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन 20, तो ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा है बच्चों कि एक्सप्रेस कैपिटल A इज इक्वल टू, लिखा है एक्सप्रेस कैपिटल A इज इक्वल टू A कॉमा B 2A प्लस B इज इक्वल टू 5, A कॉमा B बिलोंग टू होल नंबर एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो बेटा हमको इसको सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आप कैसे लिखेंगे? आपके पास रिलेशन है बच्चों की A और B क्या है आपके होल नंबर है, और बच्चों आपके पास रिलेशन क्या गिवन है 2A प्लस B इज इक्वल टू 5। तो बच्चों अगर A और B होल नंबर है तो आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर लीजिए। जैसे आपने होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो बच्चों जैसे हमने A की वैल्यू 0 ले ली, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि 1 और 5 आ गया। तो बेटा ये ऑर्डर पेयर आपका बना है। जैसे A को 0 डाला तो B 5 आ गया, तो आपका एक ऑर्डर बना। फिर बच्चों आपने A की जगह 1 डाला तो B आपका क्या बन गया? B आपका बन गया 5 - 2 दैट इज 3 बन गया। तो इस तरह से आपका B इक्वल टू 1 डालने पे, A इक्वल टू 1 डालने पे आपके ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे बनते चले जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि A की वैल्यू पुट करने पर जो आप B की वैल्यू निकालें वो एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं आ रही है तो फिर आप वो पेयर नहीं लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों देखो जैसे मैंने क्या बताया कि आप A को 0 डालिए तो B क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा A को 1 डालो तो B कितना आएगा 3 आएगा, यहां तक क्लियर है। फिर मैंने कहा A को 2 डालो तो B क्या आएगा 1 आएगा। तो बेटा कौन कौन से पेयर बने आपके? आपने कहा सर 0,5 बना, 1,3 बना और 2,1 बना, ठीक है। इतने पेयर्स आपके बने। इसका मतलब इसके अलावा आप कोई A डालेंगे, जैसे आपने डाल दिया A3 डाल दिया, A3 डालेंगे तो हो जाएगा 3 2 6 और 6 प्लस B इज इक्वल टू 5, दैट मींस B इज इक्वल टू -1 और B इज इक्वल टू -1 हो जाएगा तो बच्चों गलत हो जाएगा क्योंकि -1 होल नंबर नहीं होता है। इसलिए बच्चों कभी भी आपको ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने के लिए कहा जाए तो जो भी आपके पास रिलेशन लिखा हो उस रिलेशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिया है 21 एग्जांपल देखिएगा। लिखा है P जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स, यानी P का कार्डिनल नंबर क्या है 3, Q का कार्डिनल नंबर क्या है 1 क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। और अगर बेटा अगर हम पूछे इसमें कि P क्रॉस Q निकालो और Q क्रॉस P निकालो और बताओ क्या ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है, तो तुम पहले निकालो तो P क्रॉस Q। तो बेटा जब हम P क्रॉस Q निकालेंगे तो वो ये रिलेशन आएगा
और हम तो पहले ही से जानते हैं कि P में 3 एलिमेंट है, Q में 1 एलिमेंट है, तो 3 into 1 इसका मतलब 3 ऑर्डर पेयर्स होंगे P क्रॉस Q में। सिमिलरली बच्चों अगर हम Q क्रॉस P निकालेंगे तो उसमें भी 3 ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो बेटा इसमें भी 3 ऑर्डर पेयर्स हैं, उसमें भी 3 ऑर्डर पेयर्स हैं, लेकिन आपको देखना है क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल के लिए ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। तो आप बच्चों चेक करिए कि A, D इसमें है लेकिन A, D इसमें नहीं है, इसमें तो D, है, इसमें B, D है लेकिन इसमें B, D है, हाँ इसमें है, इसमें C, D है, इसमें C, D है, नहीं है, इसमें तो D, C है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है वो है A, D जो कि इसमें मौजूद नहीं है। इसलिए बच्चों ये क्या है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक पेयर बेटा ऐसा है जो उसमें प्रेजेंट दूसरे वाले में नहीं है। तो बेटा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि अब तक किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको और भी बातें समझाते हैं कि क्या क्या इसमें बातें होती हैं, और समझने के लिए वो आप समझते चले जाइए। तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम आपके सामने क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है द एडजेसेंट फिगर, गिवन है बच्चों the adjacent figure shows a relation R between the sets P and Q. Write this relation R in set builder form, roster form, and what is its domain and range. तो बेटा मेरे को ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर उसके मुझे डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो देखो बच्चों रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर जब हम 9 ले रहे हैं तो 9 से क्या आ रहा है, 9 से दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 3 और एक आ रहा है -3। क्या आ रहा है, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है -3, मतलब 9 पर दो इमेजेस हैं, 3 और -3। इसका मतलब 9,3 और 9,-3। सिमिलरली 4 की दो इमेजेस हैं, 4,2, 4,-2। सिमिलरली बच्चों 25 की दो इमेजेस हैं, क्या है 25 की, 5 और -5। तो बेटा ये जो मैंने इसको रिप्रेजेंट करना था मैंने रोस्टर फॉर्म में तो कर दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा ये आपके सामने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जहां x बिलोंग करता है p को और y बिलोंग करता है q को। आप इसमें डाल के चेक कर लीजिए कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसका मतलब y क्या होगा, √x। तो आप इसको डाल के चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो आपको y का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पे क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर एक नया वर्ड भी आया है, एक आया है डोमेन और दूसरा वर्ड आया है रेंज। ये डोमेन और रेंज क्या होती है वो भी बच्चों आपको देखनी है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम कोई कहते हैं कि कोई रिलेशन अगर दिया है P से Q, ये रिलेशन कहां से दिया है बच्चों, P से Q दिया है, तो बेटा जो P होती है वो होती है इसकी, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है और ये आपके सामने लिखा है, ये P और Q आपके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों P क्या है, इसकी डोमेन है, और R क्या है, इसकी रेंज है। तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि P इसकी डोमेन है और जो Q है वो इसकी रेंज है। तो मतलब डोमेन और रेंज के अभी तो हम लोग काफी क्वेश्चंस करेंगे, इसमें तो ज्यादा बेहतर क्वेश्चन नहीं है, अभी हम लोग डोमेन और रेंज के काफी क्वेश्चंस करेंगे, तो तब हम लोग देख लेंगे। ओके बच्चों अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे केसेस को देखते हैं। तो बच्चों अब आगे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही नॉर्मल टाइप क्वेश्चंस है, क्योंकि रिलेशन में बहुत ही कोई टफ टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या लिखा है, एक दिया है आपके पास A और एक दिया है B, और आपके पास रिलेशन है फ्रॉम A टू B। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। A टू B का मतलब रिलेशन का मतलब आप A क्रॉस B है। तो बच्चों पहले देखिए R1 नहीं सही लिखा हुआ है, R1 कोई रिलेशन है। अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो A क्रॉस B का, तो वो तो खूब सारा आएगा, मतलब उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 into 3, उसके अंदर 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे।
अब बच्चों 9 ऑर्डर पेयर में से आपको बताना है क्या कोई R1 उसमें कोई रिलेशन है, मतलब 1 डालने पे 4 आए, 1 डालने पे 5 आए, 1 डालने पे 6 आए, तो तुम कहोगे यस R1 उसमें से एक रिलेशन होगा। R2 है तो तुम कहोगे 1 डालने पे 5 आ रहा, 2 डालने पे 4 आ रहा, 3 डालने पे 6 आ रहा। यस सर बिल्कुल होगा, यस सर बिल्कुल होगा, R2 भी सर एक बिल्कुल रिलेशन होगा, नो प्रॉब्लम। इस तरह से बच्चों हम रिलेशन चेक कर सकते हैं। तो रिलेशन अगर A टू B होगा तो आपको A क्रॉस B से चेक करना है, और B टू A होगा तो आपको B क्रॉस A से चेक करना है। तो यहाँ रिलेशन क्या लिखा है बच्चों, A टू B, तो आप A क्रॉस B निकाल लीजिए और A क्रॉस B से चेक कर लीजिए, जो आपके टैली कर जाएंगे वही आपके आंसर होंगे। तो बच्चों इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो रिलेशंस है, जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, ये क्या है, ये एक तरह के सबसेट भी है, किसके, A क्रॉस B के, क्योंकि आपने तो सबसेट पढ़ा है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि R1 इज द पार्ट ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B आप जानते हैं कि उसमें कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, 9 होंगे। अगर आप A क्रॉस B लिखना चाहें तो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूं, अगर आपको A क्रॉस B में कंफ्यूजन है तो वो क्या होगा 1,4, फिर क्या होगा 1,5, फिर क्या होगा 1,6, फिर क्या होगा 2,4, 2,5, 2,6, और भी एलिमेंट्स होंगे, मैं नीचे लिख देता हूं 3,4, 3,5, 3,6। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 जो R2 है ये ऑलरेडी क्या है, ये A क्रॉस B का सबसेट भी है, तो आप ये बिल्कुल क्लियर कट इसमें इंडिकेट कर सकते हैं। बाकी रिलेशंस के लिए आप देख लीजिएगा, ये आपके पास काफी इजी सी एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। मैं आपके पास जो बेसिक मैथमेटिक्स का पैकेज है उसमें से आप बिल्कुल देख करके कर सकते हैं। तो बच्चों पहले तो हम यहाँ से पूछते हैं कि आपको कुछ समझ में आया है। मैं कुछ बच्चों से पूछ रहा हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ आकर्षण से, बेटा तुमको आकर्षण समझ में आया कि A क्रॉस B किस तरह से लिखा जाता है? यस ओके, तो बेटा यस सर। A क्रॉस B कुछ नहीं होता, A क्रॉस B का मतलब होता है सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और A क्रॉस B में बेटा जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होते हैं उसको निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो अगर A में 5 एलिमेंट है, B में 6 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने होंगे, 5 इंटू 6 यानी कि 30 ऑर्डर पेयर्स होंगे। कितने होंगे, 30 ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इलस्ट्रेशन 23, अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी जो पढ़ा है उस अगर इलस्ट्रेशन को आप ध्यान से देखें तो बच्चों उसमें आपने क्या पढ़ा, उसमें आपने ये पढ़ा है कि अगर इलस्ट्रेशन 23 को देखें तो उसमें R1 क्या था, A क्रॉस B का सबसेट था, R2 क्या है, ये भी A क्रॉस B का सबसेट है। लेकिन मैं आपसे पूछूं अगर बच्चों कि A क्रॉस B के ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं, भाई पहले तो मैंने आपको ये बताया कि A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो उसके लिए आप क्या करिए, दोनों के कार्डिनल नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों कि अब A क्रॉस B से कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो तुम कहोगे सर R1 R2 तो हमारे सामने ऐसे कई सारे सबसेट्स बन सकते होंगे। तो बेटा उसका एक बहुत आसान सा तरीका होता है, उसका बच्चों आसान सा तरीका ये होता है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये डेफिनेशन फॉलो करनी है और ये डेफिनेशन यहाँ पे होल्ड करती है। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, the total number of relations that can be defined from a set A to set B, the number of possible subsets of A cross B। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट A का देख लो, कार्डिनल नंबर B का देख लो, और कार्डिनल नंबर A क्रॉस B का तो आप जानते ही हैं। अब आप जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ उससे जो बनने वाले रिलेशन होंगे A क्रॉस B से, तो बेटा वो 2 की पावर PQ होंगे। कितने होंगे, 2 की पावर PQ होंगे, ठीक है, जिसमें 5 भी उसका एक सबसेट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 5 क्या होता है, हर सेट का एक सबसेट भी होता है। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से जो भी बड़ा सा रिलेशन बन रहा है कि उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना होगा वो आंसर होता है 2 की पावर PQ। आप इससे आराम से तुरंत बता सकते हैं, आपको समय नहीं लगेगा।
जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए, ओके बच्चों यहाँ पे देखिए आराम से, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लगा रखा है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है ए के पास कितने कार्डिनल नंबर है 2, बी के पास कार्डिनल नंबर कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, यानी ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे 4 होंगे, ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा जाए कि बताओ इसके नंबर ऑफ रिलेशंस या इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4 बनेंगे, यानी 2 की पावर 4 कितने होते हैं 16। अब आपको 16 लिखने नहीं है, लेकिन वो दिखेंगे किस तरह के, तुम कहोगे सर एक तो सबसेट ये होगा जिसमें 1,3 होगा, और सर एक सबसेट ये होगा जिसमें 1,4 होगा, सर एक सबसेट वो होगा जिसमें 2,3 होगा, एक वो होगा जिसमें 2,4 होगा, इसमें एक वो होगा जिसमें 1,3 1,4 होगा, एक वो होगा जिसमें 2,3 2,4 होगा, एक वो होगा जिसमें 1,3 2,3 होगा, एक वो होगा जिसमें 1,4 2,4 होगा। ऐसे करके सर कितने बनेंगे 16 बनेंगे। कितने बनेंगे 16। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हमसे किसी भी बड़े से रिलेशन के नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे जाएंगे तो वो सबसेट्स बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, वो होते हैं 2 की पावर pq, where p is cardinal number of first set और q is cardinal number of second set। मेरे ख्याल से आपको ये बात बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवा दी। ओके बच्चों, तो अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये काफी सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप आराम से घर पे भी कर सकते हैं। तो काफी इजी टाइप के क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है बच्चों। तो बच्चों आपके पास एक आखिरी थ्योरी का पार्ट आता है, उस थ्योरी का पार्ट और समझ लीजिए। उसे कहते हैं बच्चों हम लोग इनवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इनवर्स रिलेशन। तो बच्चों हम लोग अब इनवर्स रिलेशन को करने जा रहे हैं। तो इनवर्स रिलेशन किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, देखिए बहुत ही आसान सा काम होता है। पहले डेफिनेशन देखते हैं किस तरह से एग्जाम में लिखी जाती है। लिखा है इफ A and B are any two sets and R is a relation defined by R। बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा है, if A and B are any two sets and R is a relation defined as R। R बेटा क्या दिया है देखिए, x, y, y belong to B, x belong to A। ठीक है बच्चों, then inverse relation of R is known as R inverse। तो बच्चों R inverse जो होगा वो होता है कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, टर्म्स इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जो रिलेशन में होगा x, y, वहां पे y को x कर दो और x को y कर दो। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये आपके पास गिवन था ना, तो ये x, y से हो जाएगा y, x हो जाएगा, बस ये आप चेंज कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से हो जाता है। बाकी आप करेंगे कैसे उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए बच्चों एक बहुत आसान सा मैंने क्वेश्चन बना रखा है, उससे आप समझ जाएंगे। मान लो बच्चों मैंने एक रिलेशन बना रखा है, वो रिलेशन है लेस देन का। किसका रिलेशन है? लेस देन का। मतलब जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उसमें a लेस देन b होगा। क्या होगा? a लेस देन b। तो बच्चों एक रिलेशन बनाओ a टू b का जिसमें a लेस देन b हो। तो तुम क्या बनाओगे? 1,4 भाई बनेगा तो बहुत बड़ा रिलेशन। कितना बड़ा बनेगा? इसमें 5 एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट है, 5 3 15 ऑर्डर का बनेगा रिलेशन। लेकिन हमें वो वाला रिलेशन लिखना है जिसमें a लेस देन b हो। तो तुम कहोगे सर 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5 4,5। सब में देख लो, पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा है। 1 छोटा है 4 से, 1 छोटा है 5 से, 2 छोटा है 4 से, तो ये एक रिलेशन है। लेकिन हमने पूछा बच्चों अगर इसका एक इनवर्स रिलेशन लगाओ जिसमें इज लेस देन की जगह अब क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक? वो बन जाएगा इज मोर देन। तो बच्चा उसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा? इनवर्स रिलेशन में 1 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 1 आ जाएगा, 5 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब कौन सा? ग्रेटर देन, मोर देन वाला बन जाएगा। तो बच्चों बस इतना ही होता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि ऐसा कोई बहुत हाईफाई नहीं होता है रिलेशन में। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तब आपको क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, आप रिलेशंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके सामने बच्चों हम यहाँ पर जो लगाने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, वो हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। ये छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है।
तो अगर आप ध्यान से देखें छोटी सी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 2.1। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे लिखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल टफ नहीं होती है। तो पहला बच्चों क्या दिया है, x/3 + 1, y - 2/3 is equal to 5/3, 1/3। कैन आई फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बच्चों अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, बच्चों अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है वो तभी इक्वल होंगे जब दोनों के x इक्वल हो और दोनों के y इक्वल हो। जैसे इक्वल करोगे तो बेटा आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है बच्चों। देखिए, if the set A has 3 elements and set B is equal to 3, 4, 5, find the number of elements in A cross B। तो तुम कहोगे सर तो कोई भी बता देगा, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी हमको दिख रहा है 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 3 × 3 कितने होंगे, 9 होंगे। कितने होंगे, 9। ठीक है ना, ओके। तो बच्चों यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी आपके पास दिया है, एच आपके दिया है, तो जी क्रॉस एच पूछ रहा है, जी क्रॉस एच भी आप निकाल लेंगे और एच क्रॉस जी भी निकाल लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको करने में। ओके, मैं आपसे एक बार पूछ भी लेता हूं, तो यहाँ पे मैं आप लोग से एक बार पूछ ले रहा हूं। ओके, किससे पूछूं मैं, ऋषि से पूछ लेता हूँ। ऋषि बेटा तुमको समझ में आ गया कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये कोई बहुत टफ काम नहीं होता है, काफी इजी काम है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना, उसके सबसेट्स लिखना, उसके रिलेशन बताना, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे वो बताना, काफी इजी काम होता है। दिस इज नॉट अ टफ वर्क। तो ठीक है, अब हम लोग आगे इसकी और भी एक्सरसाइज होती हैं वो हम आपको करके दिखा देते हैं। देखिए बच्चों मैंने एक खास क्वेश्चन लगाया है आपकी स्क्रीन पे, वो देखिए शायद आपको कंफ्यूजन पैदा करे, इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है ऑलरेडी। तो बच्चों उसमें क्या दिखा है कि लिखा है ए जो है वो एक सेट है, उसमें लिखा है -1, 1 दो एलिमेंट है। आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो सीधी सी मतलब है बेटा, पहले आप ए क्रॉस ए निकालिए, जब ए क्रॉस ए आ जाए तो उसका ए से फिर से क्रॉस कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ए क्रॉस ए क्रॉस ए होगा। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप ए क्रॉस ए निकालेंगे और उसका ए से फिर क्रॉस लेंगे, यानी फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने देखा ये ज्यादातर बच्चों का गलत आता है, इसलिए मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, ये ए जो है वो क्या है, वो है -1, 1। दूसरा भी ए है, तो वो क्या है, -1, 1। तो बच्चों ये ए क्रॉस ए क्या हुआ, आप कहेंगे ए क्रॉस ए हुआ सर -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1। तो मेरे ख्याल से 2 × 2 4 पेयर्स मैंने लिख दिए। अब बच्चों आपसे पूछा गया है ए क्रॉस ए, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका फिर से करेंगे। तो दोबारा आप करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले ए ले लीजिए, क्या है, -1। तो बेटा पहला क्या आएगा, -1, -1, -1। फिर क्या आएगा, -1, -1, 1। फिर क्या आएगा, -1, 1, -1। फिर क्या आएगा, -1, 1, 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब ए के पास दूसरा एलिमेंट क्या है, 1। 1 से करो तो क्या आएगा, 1, -1, -1, 1, -1, 1। फिर क्या आएगा, 1, 1, -1। फिर क्या आएगा, 1, 1, 1। तो देख सकते हैं आपने मैंने किस तरह से लिख दिया है इसको। तो उसमें 4 × 2 6 बनने चाहिए थे, चेक कर लो 6 बनने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने बन रहे हैं? तो उसमें कितने थे बच्चों, एक बार चेक कर लो जरा कितने बने हैं, एक सारे चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उसमें कितने हैं बच्चों, ए क्रॉस ए में थे 4। ठीक है, और ए में कितने हैं 2, तो 4 दूनी कितना हुआ 8। तो 8 पेयर्स बनने चाहिए थे, तो बेटा 8 पेयर्स बन करके आ गए, यानी हमारा काम सही है।
तो ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा किस तरह से अगर 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए कहा जाए वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, बहुत ही छोटा काम होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ज्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है छोटा सा क्वेश्चन। जिसको सेट थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा कुछ नहीं है। लिखा सिर्फ ये है कि आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालना है और फिर चेक करना है कि वो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के इक्वल। तो बेटा ये तो बहुत आसान सा काम है। आप A क्रॉस B भी निकालना जानते हैं, A क्रॉस C भी निकालना चाहते हैं, और A क्रॉस B A क्रॉस C निकाल लेंगे तो वो दोनों ही सेट्स हैं और सेट्स का इंटरसेक्शन भी आप लेना जानते हैं। तो अगर आप इंटरसेक्शन यूनियन आपको नहीं क्लियर है तो आप 7th वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको सेट थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, तो आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब हमारे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों यहां तक सभी को क्लियर होगा? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा भी बताने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों ये इस तरह से मैंने आपको सेट्स में रिलेशंस में जो हो सकता था वो मैंने आपको बताया कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसमें सबसेट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको काफी देर तक समझा दिया है और मैंने आपको शुरुआत दौर में क्लियर कर दिया था कि रिलेशन अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। तो अभी हम लोग ने फंक्शंस नहीं स्टार्ट किए, अभी हम लोग ने रिलेशन ही समझा है। आप उसको मिक्स मत कर दीजिएगा कि रिलेशन भी पढ़ लिया फंक्शन भी पढ़ लिया। फंक्शन अभी हम लोग ने नहीं पढ़े। अगर मैं हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन बनाते ही स्टार्ट करते ही वहां पे डायग्राम्स में बनाऊंगा और कई तरह के फंक्शंस को एक्सप्रेस करूंगा। जैसे बच्चों मैंने आपको एक फंक्शन बताया था क्योंकि इनइक्वालिटी में उसकी यूज पड़ी थी, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है? वो भी एक फंक्शन होता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स वो भी क्या होता है? एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन अभी हमने नहीं बताया, हमने तो सिर्फ एक रिलेशन बताया। तो रिलेशंस आपको क्लियर होने चाहिए। रिलेशन नहीं क्लियर है तो बताइए। तो ये रिलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। रिलेशन के क्वेश्चंस आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आप आराम से लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन के क्वेश्चंस आपके पैकेज वगैरह में दिए हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है, आप आराम से लगा सकते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बच्चों हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस अभी आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको खुद से करवाने जा रहा हूँ। तो आप एकदम तैयार हो जाइए इन क्वेश्चंस को किस तरह से करना है। तो ठीक है बच्चों, आप हमारे हिसाब से रेडी हो गए होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। रिलेशन मैंने आपको काफी सारे क्लियर कर दिए हैं। तो ठीक है बच्चों, आपके पास एक नई स्क्रीन आ गई है और आपके पास एक क्वेश्चन है। तो आप देखिए आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास बच्चों एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, इफ हमारे साथ लिखते चले जाइए। इफ नॉन जीरो, इफ फॉर नॉन जीरो, if for non-zero x, if for non-zero x, a times fx plus b times f of 1 by x is equal to 1 by x minus 5, ये गिवन है। तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। उस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, बड़ी अजीबो गरीब टाइप की आपको इक्वेशन लिख रही होगी। ये इक्वेशन मैंने बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, क्या गिवन है रिलेशन? a times fx plus b times f of 1 by x is equal to 1 by x minus 5। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि find fx, आपसे पूछा जा रहा, then find fx, then find fx।
आपको बच्चों fx निकालना है। यहाँ पे क्या होगा? तो अगर किसी बच्चे को आता है तो बिल्कुल वो उस क्वेश्चन को करे। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल वो कर सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी किया है? कृति, तुमने कभी किया है इस तरह का क्वेश्चन? नो सर। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम। देखिए आप, तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ से fx निकालेंगे तो आपके पास बड़ी एक समस्या आएगी। आप सोचोगे f ऑफ 1/x को कैसे रिप्लेस करें, उसको कैसे हटाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप fx निकालेंगे तो उसमें fx खुद fx के टर्म्स में थोड़ा ना निकाल बैठेंगे। तो आप क्या करेंगे कि कहेंगे कि सर जो पूरी इक्वेशन यानी पूरा जो रिलेशन दिया है आपका 1, उस पूरे रिलेशन में सर आप x को 1/x से रिप्लेस कर दीजिए। इस पूरे रिलेशन में आप x को 1/x से रिप्लेस कर दीजिए। जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा af 1/x प्लस bf। x को बेटा 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये x ऊपर आ जाएगा, फिर रिप्लेस करेंगे तो फिर x ऊपर आ जाएगा माइनस। तो बेटा अपने रिलेशन 1 में, पूरे रिलेशन में x को 1/x से रिप्लेस कर, तो बेटा आपके पास ये दूसरा रिलेशन बन गया। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि अब आप सर fx निकालने के लिए क्या करिए कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें? कहेंगे सर f ऑफ 1/x का कोफिशिएंट सेम बना करके दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए। इसमें b का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें a का मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो हमने कहा करो जरा एक बार। तो सर ये हो जाएगा a² fx प्लस ab f ऑफ 1/x इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 5a। ये हो गया बेटा। उसके बाद बेटा सेकंड वाला रिलेशन देखो, उसमें b मल्टीप्लाई करो। जब करोगे आप तो ये हो जाएगा b² fx, ठीक है, प्लस ba f ऑफ 1/x इज इक्वल टू bx माइनस 5b। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मेरे को बताएं, मैं दोबारा सॉल्व करूंगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखो हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे माइनस करने जा रहे हैं। तो ये माइनस 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 और यहाँ प्लस। अब बच्चों ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये मैंने टर्म्स कैंसिल कर दिए हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। fx टाइम्स a² माइनस b² इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस bx माइनस 5a प्लस 5b। ये आ गया। तो बच्चों कहेंगे सर आप क्वेश्चन तो हो गया। यस बच्चों, क्वेश्चन हो गया। अभी तो आपका मन है कि आप कितना सिंप्लीफाई कर पाए या सिंप्लीफाई ना करिए, ये आपका मन। आप fx निकाल चुके हैं तो उसको लिख लीजिए a अपॉन x, ये है माइनस bx, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा a माइनस b। तो बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप में बिना सिंप्लीफाई किए लिख देते हैं, ज्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मत पड़िए। आपका आंसर आ गया। तो बच्चों मैंने देखो किस तरह से आपका fx निकाल के आपके सामने लिख दिया। तो बच्चों ये आपके सामने भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे या जैसे ही प्रिपरेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन का एक खतरनाक रूप आ जाएगा आपके सामने। अभी तो एक छोटा सा रूप है आपके सामने। तो मैंने काफी आसान तरीके से आपको समझाया है और आपका आंसर मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताया भाई, ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अगर किसी को बीच में ना समझ में आए तो बिल्कुल वो बोल सकता है, क्योंकि मेरे को आपको चेहरे नहीं दिख रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसको अब हम हटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूं आपके लिए ताकि आप भी निकालें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने। अगर बच्चों आपके पास कोई fx गिवन है, वो गिवन है x² माइनस 3x प्लस 4, और आपको बच्चों क्या निकालना है,
एक रिलेशन दिया है कि आपके पास अगर एफ एक्स गिवन है, इफ एफ एक्स ये है, पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, देन फाइंड द values of x satisfying the equation fx is equal to f of 2x plus 1। तो बच्चों देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास fx गिवन है, कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए जो fx है वो f of 2x plus 1 के इक्वल है। तो आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे, हमने कहा करो अपनी कॉपी में और मेरे को बताओ x की क्या वैल्यू है। कहोगे सर करने से पहले आपके पास देखिए सर fx गिवन था, तो आप सर fx एक बार लिख लीजिए, और सर अगर आप f of 2x plus 1 निकालना चाहते हैं तो सर क्या करिए, पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है उसको 2x plus 1 के रिप्लेस कर दीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अगर आप f of 2x plus 1 निकालना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है उसको 2x plus 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास बेटा f of 2x plus 1 आ जाएगा। तो किसी का निकल के आया हो तो वो बीच में बोल सकता है, बताइए भाई क्या है x की वैल्यूज। इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई, -3 2 6x और आया -12 और +4। इसके लाइक टर्म्स थोड़े कलेक्ट कर लो, 4x स्क्वायर, 4x - 6x -2x, और बच्चों 4 + 1 हुआ 5 और 5 - 12 हुआ -7। तो बच्चों f of 2x plus 1 आ गया। और बच्चों हमारे पास गिवन है कि जो fx है वो किसके इक्वल है, fx इक्वल है f of 2x plus 1 के। ये रिलेशन आपको गिवन है, इसको बच्चों यूज करिए। तो बच्चों ये देखिए आपका हम fx जो है वो इक्वल कर दे रहे हैं f of 2x plus 1 के। ये देखिए बच्चों f of 2x plus 1, ये देखिए बच्चों f of 2x plus 1, ठीक है। अब बच्चों यहां से आप सॉल्व करिए धीरे धीरे, जैसे आप सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स कलेक्ट करिए, 4x स्क्वायर - x स्क्वायर -2x प्लस 3x -7 -4 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने लाइक टर्म सभी कलेक्ट कर दिए, सारे टर्म में एक तरफ लेकर के आ गया हूं। किसी को यहाँ पर कोई समस्या हो तो बिल्कुल बता सकता है, हो सकता है मैंने कहीं गलत लिख दिया हो तो मेरे को तुरंत बताना। तो ये कितना हो गया, -11 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये रिलेशन निकल करके आया है एक x का रिलेशन। तो बच्चों क्या है, 33 आ रहा है, 33 के ऐसे फैक्टर करो कि 1 आ जाए। मेरे ख्याल से ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं होते हैं, ऐसे कोई फैक्टर होते हैं कि 33 का 1 आ जाए। तो मेरे ख्याल से अगर इसके फैक्टर नहीं होंगे, अगर हो रहे हैं तो मेरे को बताओ भाई, किसी के फैक्टर हो रहे हैं इसके 33 के फैक्टर कि 1 आ जाए। अगर इसके फैक्टर नहीं होंगे तो सिर्फ आपके पास एक ही काम बचेगा कि आप क्या करेंगे, इसका धराचार्य वाला फॉर्मूला लगा करके जो भी x की वैल्यूज आएंगी अंडर रूट वगैरह में उसको लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकल के आएंगी, x की वैल्यू जो भी निकलेंगी वो अंडर रूट वगैरह में, जैसे धराचार्य का फॉर्मूला नहीं लगाते थे जिसको आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, उसको लगा करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। उससे आपके पास जो भी x की वैल्यू आएगी वो लिख दीजिएगा। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2। तो सभी लोग इस पंडित जी का फॉर्मूला जानते हैं, ये पंडित जी थे श्री धराचार्य जी। इसको लगा करके x की वैल्यूज जो आएंगी वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, आप सबको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा दिया है। अभी किसी को डाउट है तो पूछे। तो बच्चों तुम लोग यानी कि ध्यान पूर्वक पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि तुम लोग ध्यान देते तो मेरे को यहाँ पे जरूर बताते। कोई बच्चे का कोई भी ध्यान नहीं है, देखते हैं किसी का ध्यान जा रहा है कि नहीं। अभी
आप लोग यानी कि क्लासरूम में ध्यान से नहीं बैठते हैं, आप लोग का ध्यान कहीं अलग है। मैं ये क्रॉस चेक करने जा रहा था कि आप लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। देखिए बच्चों, इधर आइए बच्चों, देखिए f ऑफ 2x प्लस 1 मेरे को निकालना था, तो मैंने बताया था x को 2x प्लस 1 से रिप्लेस करिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये 2x प्लस 1 मैं नहीं लिख करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने 2x प्लस 4 लिख दिया है। और अगर आप कर रहे हैं हमारे साथ तो आप हमको बता क्यों नहीं रहे कि सर वहां 2x प्लस 4 लिख गया है, वहां पे 2x प्लस 1 होगा। कैसे आप लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलिए देखिए, f ऑफ 2x प्लस 1 सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3। क्या आएगा ये, -6x -3। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा -12 की जगह -3। ये देखिए -3 आ गया। और जब -3 यहां होगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 + 1 5, और 5 - 3 कितना होगा, प्लस का 2, कितना होगा, प्लस का 2। तो उसको प्लस का 2 लिख दीजिए। उसके बाद दोनों को इक्वल करिए। जब आप इक्वल करेंगे तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या है, यहां पर आपका प्लस का 2 है। और प्लस का 2 जब इस तरफ आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, वो प्लस का 2 ही रहेगा। देखिए किस तरह से मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो 4x² - x² - 2x + 3x प्लस का 2, ये आपका लिखा हुआ है। तो मैं इसको लिख देता हूं, 4x² - 2x + 2। तो 4x² - x² -2x + 3x, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन गया, ये बन गया प्लस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 2 - 4 क्या होता है, 2 - 4 होता है -2। क्या होता है, -2। और -2 यहां पे लिख दीजिए। -2 जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके फैक्टर एग्जैक्ट निकल करके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। हाँ अब बताइए इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, कौन बताएगा इसके फैक्टर, जल्दी मेरे को फैक्टर बताओ बेटा करके। इसके फैक्टर बताइए क्या आएंगे, 3x² + x - 2 = 0 के। जिसको फैक्टर करने नहीं आते वो धराचार्य फॉर्मूला से निकाल सकता है x की वैल्यू। बताइए भाई, फैक्टर बताइए, क्या लिखें, 3 2 = 6, क्या लिखेंगे, 3 8 2 = 6। आप लोग का ध्यान है कि नहीं, फैक्टर्स आते हैं कि नहीं आप लोगों को, कृति। सर 3x - 2 और x + 1। यस, तो ये इसके यहां से बेटा x की दो वैल्यूज निकल आई, x की वैल्यू आई -1 और x की वैल्यू आई 2/3। तो बेटा ये आपका आंसर मैंने एग्जैक्ट निकाल दिया है। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करना है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप ही लोग से करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी लिखने जा रहा हूं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लीजिए। क्वेश्चन है, इफ fx is equal to x - 1 upon x + 1, then find, आपको निकालना है find f of fx, ये निकालना है। कौन बच्चा निकाल के देगा, आपके पास fx दिया है, आपको f of fx निकालना है। कैसे निकालेंगे, कौन आंसर बता रहे हैं सबसे पहले, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप निकालिए। ओके, श्लोक ने आंसर दे दिया था। श्लोक मैसेज नहीं किया करो बेटा, बोल दिया करो।
तो बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास एफ एक्स गिवन है, तो एफ एक्स लिखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब बच्चों आपको f ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो f ऑफ एफ एक्स कैसे बनेगा, जब इस पूरी इक्वेशन में हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ एक्स से। जब हम पूरी इस इक्वेशन में x को एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे तभी तो आपका f ऑफ एफ एक्स बनेगा। तो बच्चों पूरी इक्वेशन में x को एफ एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। ये देखिए हमने पूरी इक्वेशन में x को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो आपका निकल आया। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जरा बताइए कितना आया। कितना आया, कौन बताएगा भाई। ये सॉल्व करके आया -1/x। कितने लोगों का आया, किसी का आंसर आया, समझ में आया बच्चों, श्लोक समझ में आया बेटा। ओ कहते श्लोक की आवाज नेटवर्क शायद धीरे है। आपको आकर्षण आपको समझ में आया बेटा कि एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकाला। यस सर। ठीक है, गुड, ओके बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है, मेरे से हर क्वेश्चन अब नहीं करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, आप करिएगा। सिर्फ आपको फंक्शंस निकालने, अभी कुछ काम नहीं करना। एफ एक्स जो है बेटा आपका गिवन है 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। आपको करना है शो दैट f of bracket fx is equal to x। ये बच्चों है आपके पास क्वेश्चन, f of fx ये निकालना है। यानी कि बच्चों क्या करेंगे, पहले आप f of fx निकालेंगे जैसे हमने पीछे बताया था। पहले आप f of fx निकालिए और फिर f of fx निकालने के लिए फिर पूरी इक्वेशन में x को fx से रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बैठा हूं, वेट कर रहा हूं, आप ही आंसर निकालो और मैं पूछता हूं, मैं रुक जाता हूं 5 मिनट के लिए। ठीक है बच्चों, हम आगे कर रहे हैं आप इसको। तो बच्चों एफ एक्स क्या दिया, किसी बच्चे का आ गया तो मेरे को बिल्कुल बताए क्या करेंगे इसमें। इस पूरी इक्वेशन में x को fx से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही बच्चों मैं x को fx से रिप्लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। x को fx से रिप्लेस कर दिया तो बच्चों यहाँ पे fx की वैल्यू डाल दो। fx क्या है, 1/1 माइनस एक्स। सॉल्व कर लो, 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो बच्चों ये कितना आ गया सॉल्व करके, ये आ गया 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 1 से 1 कैंसिल हो गया माइनस एक्स। माइनस बच्चों ऊपर दे दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स।
तो बच्चों ये आ गया आपका एफ ऑफ एफ एक्स। देखिए बच्चों ये आपका एफ ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। तो बच्चों अब आप इसमें क्या करेंगे, आप फिर से इसमें x को एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो निकल के आ जाएगा। एफ एक्स क्या है बच्चों आपका, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स है 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1/1 माइनस एक्स। सॉल्व करिए, 1 माइनस 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1/1 माइनस एक्स। मेरे ख्याल से बच्चों देखो कुछ कैंसिल करो आप, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ क्या निकल के आया, सिर्फ और सिर्फ x आ रहा, और यही हमको शो भी करना है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है, जितने बच्चों को ना क्लियर हो वो हमको दोबारा बताए भाई, मैं दोबारा पूछ लेता हूं, दोबारा मैं पूछता हूं मानसी से। मानसी बेटा तुमको क्लियर हो गया कैसे किया मैंने क्वेश्चन? मानसी, अच्छा मानसी की आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, देवांश बेटा तुमको क्लियर है? यस सर, अब हो गया। ओके, मानसी तुमको मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना? अच्छा स्क्रीन इसको विजिबल होगी, शायद नेटवर्क वीक है। ठीक है बच्चों कोई बात नहीं, देखिए तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, क्वेश्चन है आपका, गिवन है इफ fx is equal to x cube minus 1/x cube, if fx is equal to x cube minus 1/x cube, show that fx plus 1/fx plus f of, लिख रहा हूं मैं, fx plus f of 1/x इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, सभी बच्चों को करना है, कोशिश करिए भाई अपने आप ही करिए, क्योंकि ये तो शो दैट वाले क्वेश्चंस हैं, आपको शो करना है fx plus f of 1/x is equal to 0, शो करिए। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको उसको मिस मत करिएगा भूल के भी, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है ना बच्चों उसमें हम डोमेन और रेंज कराएंगे। डोमेन और रेंज काफी इंपॉर्टेंट होती है, अगर उसका एक भी लेक्चर आपका छूट गया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास आप जरूर से अटेंड करिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि डोमेन और रेंज के मैं काफी सारे क्वेश्चन 3-4 क्लासेस में कराता रहता हूँ, तो वो आपको समझ में तभी आएगा जब आप नेक्स्ट वीक में कंटिन्यूअस हमारे साथ स्टडी करें। अगर आप सोचेंगे एक दिन नहीं करें एक दिन कर लें तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आएगा, नहीं आपको मैं मॉडुलस का रिवीजन कराऊंगा वो भी नहीं आएगा, मैं आपको एक क्या कहते हैं सिग्नम फंक्शन के क्वेश्चंस कराऊंगा फिर वो भी नहीं आएगा आपको। एक एक करके सारी चीज आपकी लैक ऑफ होती चली जाएंगी और सिलेबस आगे बढ़ जाएगा यहाँ से। तो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस में कराऊंगा नेक्स्ट टर्म पे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चंस, वो हर एग्जाम में आते हैं छोटे से बड़े एग्जाम्स तक। अब डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी से भी लगाए होंगे, मैं मतलब सारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट टर्म पे, इंक्लूडिंग डोमेन एंड रेंज। तो ठीक है बच्चों, ओके। मानसी ने कहा है बेटा, मानसी हो गया तुम्हारा?
ठीक है, ओके। तो क्या रिलेशन गिवन है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो कहोगे सर एफ ऑफ 1/x निकालना है, कोई बड़ा काम थोड़ी नहीं होता। 1/x निकालने के लिए आप एक काम करिए, x को 1/x से रिप्लेस कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, ये तो हो ही जाएगा। यहाँ भी सर x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो 1 नीचे होगा, x ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1/f ऑफ 1/x निकालना। तो ये हो गया सर 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों का सम करना है और सम करके शो करना है कि वो 0 आए। अब बताओ इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन मैं आपको क्या दे सकता हूँ। आपको तो ये क्वेश्चन देते ही मेरे को जवाब देना चाहिए था कि वो हो गया। ये देखिए, अगर आप सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो शो करना था वो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 0, वो आ गया। ठीक है बच्चों, बच्चों यहां तक सबको क्लियर है। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से सबकी आवाज आ रही, सबको क्लियर है। ठीक है, ओके ओके ओके। अब इस तरह के बच्चों कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आप देख के घबरा मत जाइएगा कि इस तरह के अगर फंक्शंस हो तो एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालें, क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो डोमेन और रेंज होगा। तो कृपया करके अपनी अगली क्लास जरूर अटेंड करिएगा, उसको ना छोड़िएगा। अगली क्लास को आपको जरूर अटेंड करना है, उसको नहीं छोड़ना है। तो बच्चों अभी आपकी स्क्रीन पे मैं एक एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज आपको देखनी है। ये देखिए बच्चों किस तरह का क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है। ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। ये ऑलरेडी किसी स्टूडेंट का डाउट भी है तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, किसी बच्चे ने हमसे एडवांस में पूछ लिया था। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन किस तरह का है, बाकी ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, काफी इजी टाइप क्वेश्चन है ये भी। बच्चों देखो आपके पास सेट ए गिवन है, क्या है सेट ए, 1 2 3 से लेकर के 14 तक नंबर उसमें गिवन है। लिखा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन आपका क्या है, ए टू ए है। क्या है, ए टू ए। ए टू ए का मतलब क्या है कि यहां पर ए क्रॉस बी का रिलेशन होगा और बी की जगह भी क्या है, ए है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ए क्रॉस ए। चलिए तो बेटा रिलेशन आपके पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां x और y किसको बिलोंग करते हैं, एक से। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास गिवन है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 3x है। अब आपके पास जो a है वो भी वैल्यूज हैं, उसमें क्या वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो वैल्यूज डालिए। इसमें x की जगह 1 डालें, जब x की जगह 1 डालेंगे तो बच्चों y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की जगह 2 डालेंगे तो y 6 आ जाएगा। x की जगह 3 डालेंगे तो y 9 आ जाएगा। x की जगह 4 डालेंगे तो ये 12 हो जाएगा। x की जगह 5 डालेंगे तो y 15 हो जाएगा। वो पेयर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो a टू a है। ठीक है बच्चों, और इस a में ये वाले एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और इस a में ये वाले एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12। तो a की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 14 तक है, तो 15 तो है ही नहीं उसमें, तो हम x की वैल्यू 4 नहीं डालेंगे। तो मतलब बच्चों a क्रॉस a से बनेगा तो बहुत बड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक रिलेशन बनेगा, लेकिन उस रिलेशन का एक सबसेट जो मैंने आपके सामने लिखा है वो ये है। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपके सामने लिखा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था,
मैंने रोस्टर फॉर्म में उसके रिलेशन को कन्वर्ट कर लिया, और मैं बता रहा हूं कि x की वैल्यू 4 इसलिए x की वैल्यू क्या कहते हैं, सॉरी, x की वैल्यू 5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 15 यहां पर एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि a में 15 नहीं है। तो बच्चों ये आपका रिलेशन मैंने लिख दिया। आप पूछ रहा है इसकी डोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो, रेंज निकालो। इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। डोमेन का मतलब होता है ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, कौन सी x की वैल्यूज आपने पुट की है, 1 2 3 4, तो आपकी बच्चों डोमेन क्या हुई, 1 2 3 4। तो बच्चों ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y। y की वैल्यूज कौन सी ऑब्टेन्ड हुई है, 3 6 9 12। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y। जो x होती है उसको डोमेन कहते हैं, और जो y होता है यानी जो वैल्यूज निकल के आती है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बच्चों छोटे से कंसेप्ट में बताया कि ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, अगर हम किसी रिलेशन में जैसे 3x माइनस y इक्वल टू 0 है, या 5x माइनस 10 इज इक्वल टू y हो सकता है, किसी भी रिलेशन में अगर हम x की वैल्यूज डालते हैं और उसके बाद जो हमको y की वैल्यूज मिलती हैं, तो जो y की वैल्यूज होती है वो होती है रेंज, और जो x की वैल्यू होती है वो होती है डोमेन। ठीक है बच्चों। और बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, कोडोमेन। कोडोमेन बच्चों जैसे अगर हमने कहा ना, जो आपका सेट ए है, मतलब कोडोमेन का मतलब होता है कि जैसे कोई रिलेशन आपके पास गिवन है ए टू ए, जैसे ए टू बी होता है तो आप ए क्रॉस बी निकालते हैं, यहाँ ए टू ए गिवन है, तो बेटो ए जो होगा वो उसकी कोडोमेन होगी, यानी ए जो इटसेल्फ उसके सारे एलिमेंट है वो कोडोमेन का ही काम करेंगे। तो कोडोमेन का मतलब होता है कि उस रिलेशन में ए में यानी बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सब कोडोमेन बन जाती है। क्या बन जाती है, कोडोमेन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की बात, कोई भी इस तरह से आपके पास रिलेशन या फंक्शन गिवन हो ए टू ए, तो ए क्या होगी, उसकी डोमेन होगी, और जो बी होती है जो यहाँ भी ए के बराबर है वो रेंज होती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने डोमेन का जिक्र किया। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x वी ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y। जो x होता है वो डोमेन होता है, जो y होता है जो रेंज होता है, और जो कोडोमेन होता है वो इटसेल्फ जो एक फंक्शन दिया होता है उस फंक्शन का जो b होता है जो यहाँ पर a के बराबर है वो कोडोमेन होता है पूरा पूरा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब क्लास का टाइम तो वैसे ओवर हो चुका है, अब आप क्लास लीव कर सकते हैं आराम से। आपके पास घर पे काम काफी सारा करने के लिए है, इसलिए आप काम कर सकते हैं। रिलेशन की भी वर्कशीट है बेसिक मैथमेटिक्स में, एज वेल एज आपके पास एनसीईआरटी भी है, वो भी आपको करनी है।